अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है जनाब आज 30। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, और डेफिनेटली साथ में हम टेंसेस को भी स्टार्ट कर देंगे। डेफिनेटली टेंसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम जिस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे हैं ग्रामर में, उसके लिए हमारे हवाले से भी और वैसे भी टेंसेस आपको जो है वो बहुत काम आएंगे। ट्रांसलेशंस हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, व्हाटएवर। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, उसके अंदर आपके लिए ऑब्वियसली टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8th और लास्ट पार्ट जो है आज का वो है प्रेपोजिशन। सो जनाब, प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन, इस पर बात करते हैं जनाब कि ये क्या करती है। ये जनाब किसी भी सेंटेंस में जो है ना एक जॉइंट बनाती है। जैसा पहले हमने किया कंजंक्शंस के हवाले से, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये छोटे वर्ड्स होते हैं। जस्ट लाइक मिसाल के तौर पर हम ये कर लेते हैं, आफ्टर द लंच आई स्टार्टेड माई वर्क। अच्छा जी, अब ये जो आफ्टर का वर्ड है ना, ये बेसिकली आपका प्रीपोजिशन है। यहाँ पर एज प्रीपोजिशन इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये आपके दोनों वर्ड्स को ज्वाइन नहीं कर रहा, जस्ट लाइक कंजंक्शन, बल्कि अनलाइक कंजंक्शन ये उससे पहले यूज़ हो रहा है एज प्रीपोजिशन। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं किसी नाउन के हवाले से कि जी वो कहाँ पर है। जैसे दिस इज़ अ बुक, ए आ गया है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ वेरी लिटल वाटर बिलो मी। तो बिलो का जो वर्ड है वो डेफिनेटली आपका हो गया है प्रीपोजिशन। सिमिलरली आप और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप एज प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। एट को यूज़ कर सकते हैं, इन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यूँ कह सकते हैं कि ही इज़ एट इस्लामाबाद। इसी तरीके से हु इज़ ऑन द रूफ। सो कोई भी प्रीपोजिशन हो सकती है। इसमें एट है, ऑन है, और किसी चीज़ के हवाले से ये जो है ना एक वजाहत कर रही है। बाकी अगर कंजंक्शन हो तो फिर वो ज़ाहिर लिंक करती है दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को। सो ये जनाब यहाँ तक है हमारी प्रीपोजिशन। अब ज़ाहिर है कि इसमें प्रीपोजिशन के हवाले से इसकी जो टाइप है एक, यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन, तो वो आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़रूरी है समझना। कंपाउंड प्रीपोजिशन। सो जनाब, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती है? ये बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू प्रीपोजिशनल वर्ड्स। कंपाउंड प्रीपोजिशन बेसिकली दो प्रीपोजिशनल वर्ड्स पर कंसिस्ट करती है और काम करती है। अब जाहिर है कि ये क्या हो सकते हैं इसके हवाले से। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक वर्ड है बिकॉज ऑफ, यानी कि because of his irregular attitude, या यूँ कह सकते हैं अटेंडेंस, work could not be finished on time। अच्छा, बिकॉज ऑफ हिज इरेगुलर अटेंडेंस। अब ये बिकॉज ऑफ जो है ना ये आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन आ गया क्योंकि डेफिनेटली इसमें दो वर्ड्स कंपाउंड हो गए हैं। तो उसके इरेगुलर अटेंडेंस की वजह से, यानी कि उसकी ज़्यादा छुट्टियां उसने की तो जो काम था वो वक्त पर ख़त्म नहीं हो सका। तो ये आ गया जी बिकॉज ऑफ। इसी तरीके से लेट सपोज आ गया जी आउट ऑफ, कह लें लेट सपोज आउट ऑफ। तो बहुत से जुमले बन सकते हैं, जैसे लेट सपोज आउट ऑफ 100 वर्कर्स
only 5 of them could win the annual prize। यानी 100 वर्कर्स में से सिर्फ 5 वर्कर्स ऐसे थे जिन्हें एनुअल प्राइज मिला या उन्होंने जीता, या यूं कह सकते आउट ऑफ 100 एथलीट्स। मतलब आप कोई भी जुमला कर सकते हैं। आउट ऑफ का मतलब ये है कि इनमें से, यानी कि कोई मिकदार है और उसमें से। इसी तरह है ड्यू टू, यानी ड्यू टू होता है की वजह से, तो ये भी एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाती है। तो ड्यू टू का मतलब ये है कि जैसे ड्यू टू इलनेस ही took a few days off from the office। बीमारी की वजह से या बीमार होने की वजह से, यानी ड्यू टू। ही took a few days off from the office, यानी कि उसने कुछ दिन की छुट्टी ले ली, यानी दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। इसी तरीके से है जी, जैसे लेट्स सपोज इन बिटवीन। याद रखिएगा ये प्रीपोजिशन ही है, सिर्फ इसकी टाइप है कंपाउंड प्रीपोजिशन, क्योंकि इसमें 2 प्रीपोजिशनल वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। अब इन बिटवीन का मतलब होता है के दरमियान में। जैसे लेट्स सपोज ही लिव्स इन बिटवीन 2 एम्प्टी प्लॉट्स, या यूं कह लें कि हिज हाउस इज सिचुएटेड इन बिटवीन 2 एम्प्टी प्लॉट्स। तो उसका जो घर है वो 2 खाली प्लॉट्स के दरमियान वाक़या है। तो ये जो इन बिटवीन है, यहाँ से ये वाला वर्ड ये कहलाएगा यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो ये जनाब इसमें कुछ एग्जांपल्स थी प्रीपोजिशंस की, और जाहिर है कि ये इससे पहले भी हम गाय बगाए डिस्कस करते रहते हैं अपने लेक्चर्स में। और आई एम श्योर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी चीज़ें भी मैंने अब तक करवाई हैं वो समझ भी आ गई हैं। बाकी ज़ाहिर है इसमें कोई कमी पेशी रह जाती है तो वो ज़ाहिर है आप साथ साथ मुझे डिस्कस भी कर सकते हैं, मुझे एडवाइस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ इसमें मिसिंग हो। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सारे मैंने करवाए हैं, लेकिन उसके अंदर कोई वजाहत रह गई हो, कोई एग्जांपल रह गई हो, कोई टाइप ऐसी हो जो आप समझते हैं कि वो वजाहत तलब है, तो इंशाल्लाह वो आने वाले लेक्चर्स में मैं उसको डेफिनेटली इंक्लूड कर दूँगा। और अब आपके साथ मज़ीद 2 वर्ड्स मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम टेंसेस की क्लास जो है ना इसी लेक्चर में हम स्टार्ट कर लेंगे और उसका जो इंट्रोडक्शन है वो ले लेंगे। फिर इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम टेंस को लेके चलेंगे। सबसे पहले वर्ड है जी हमारे पास आज का स्पाउस। अच्छा नॉर्मली आपको पता है कि हम हस्बैंड और वाइफ के वर्ड्स यूज़ करते हैं मियाँ और बीवी के लिए, यानी कि औरत के लिए वाइफ और मर्द के लिए हस्बैंड। स्पाउस का लफ्ज़ जो होता है ना वो बुनियादी तौर पर जो है ना जेंडर इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्पाउस इज़ जेंडर इंडिपेंडेंट। मतलब ये हुआ कि स्पाउस जो है ना वो औरत के लिए भी यूज़ हो सकता है, मर्द के लिए भी। औरत कह सकती है ही इज़ माई स्पाउस, यानी कि अ वुमेन कैन से ही इज़ माई स्पाउस, यानी कि वो मेरा हस्बैंड है, यानी स्पाउस है, मेरा पार्टनर है। क्योंकि स्पाउस जेंडर फ्री है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ये होगा। और इसी तरीके से मैन भी ये चीज़ कह सकता है, यानी कि आप यूँ कर लें, मैन कर दें और ही की जगह पे आप शी लगा दें, शी इज़ माई स्पाउस। तो दोनों सूरतों में अगर मर्द के लिए होगा स्पाउस तो वो औरत हो जाएगी पार्टनर, और अगर औरत के लिए होगा तो मर्द हो जाएगा। मतलब स्पाउस जो है वो एक जेंडर इंडिपेंडेंट वर्ड है और ये बहुत ज़्यादा ज़ाहिर यूज़ भी होता है मुख्तलिफ हवालों से। अब एक और वर्ड देख लेते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स या सिबलिंग जो है ना ये बेसिकली जो है ना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बहन भाई किसी इदारे में, स्कूल में, कॉलेज में, एकेडमी में 2 या 3 बहन भाई इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हम जो है ना वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं जाते कि जी 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, मतलब उसके हवाले से इतना लंबा चौड़ा वर्ड नहीं यूज़ करते। ठीक है कि हैव बीन स्टडिंग इन अवर इंस्टीट्यूशन फॉर 3 days फॉर वट एवर। तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली सिबलिंग्स का वर्ड यूज़ होता है कि 3 सिबलिंग्स, या यूँ हम कह सकते हैं कि दे आर सिबलिंग्स, यूँ भी कह सकते हैं, यानी दे आर सिबलिंग्स। अगर हम ये भी करें तो वो भी इसका मतलब यही होता है वो बहन भाई हैं। तो सिबलिंग्स बुनियादी तौर पर बहन भाइयों के लिए होता है।
और इसमें सगे भी हो सकते हैं, सौतेले भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि ऑब्वियसली अगर कोई इसमें स्टेप ब्रदर है या कोई स्टेप सिस्टर भी है तो वो सब मिलजुल कर सिबलिंग्स ही कहलाएंगे। तो ये जनाब हैं दो वर्ड्स आपके लिए। उसके बाद हम चलते हैं जी टेंसेस की तरफ। और जाहिर है कि टेंस यानी ज़माना, अब इसके ऊपर बात करेंगे। ये वो टेंस नहीं है मतलब परेशान होने वाला कि जैसे ही टेंस वो परेशान है, या तनाव को कहते हैं, या जहनी तनाव को आप कहते हैं टेंस होना। ये है जी ज़माना। ज़माने को भी टेंस कहा जाता है। और ऑब्वियसली हमें इतना पता है कि देयर आर 3 टेंसेस। ज़ाहिर है एक है प्रेजेंट जिसमें हम रह रहे हैं, एक गुज़र चुका यानी पास्ट, और एक आने वाला है यानी कि ऑब्वियसली फ्यूचर। तो ये बेसिकली 3 टेंसेस हैं जी हमारे। और हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की कंस्ट्रक्शन है सारी वो इन 3 टेंसेस और इनकी टाइप्स पर होती है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, स्टोरी राइटिंग करें, लेटर्स लिखें, एप्लीकेशंस लिखें, हम कोई किसी किस्म का इवेंट हो जैसे जिसको रुदात कहते हैं आप, कोई बायोग्राफी लिखें, कोई ऐसे लिखें, कोई भी चीज़ हो उसके अंदर टेंसेस जो है ना वो हमेशा से इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। क्योंकि हम जिस ज़माने में कोई चीज़ लिख रहे होते हैं उस ज़माने के अतबार से फिर हम उन सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके अंदर जो वर्ब होते हैं और दीगर वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। ख़ासकर ये जो टेंस होते हैं ये वर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को बहुत ज़्यादा जो है वो यूँ कह लें अफेक्ट करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। यानी टेंसेस की वजह से हमें पता चलता है कि हमारा जो एक सेंटेंस है, जुमला है, वो मौजूदा दौर के बारे में है या गुजरे हुए दौर का है या आने वाले दौर के हवाले से है। सो ये टेंसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीखना। और जाहिर है कि ये भी एक ऐसी चीज़ है ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर में, जो कि बच्चों के लिए ख़ासा एक मसला बनी रहती है। और बहुत सारे बच्चे, मैं कहता हूँ कि जो मेजॉरिटी है बच्चों की 90% से भी ज़्यादा, उनके जो ग्रामर होती है इंग्लिश की, उसके जो टेंसेस होते हैं वो खासे वीक होते हैं। थोड़ी बहुत टाइप्स उन्हें आ रही होती हैं, ये बात नहीं है, लेकिन उसमें मोस्टली जो है ना उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उस हिसाब से इतने अच्छे नहीं होते। अच्छा जी, जैसे अब है प्रेजेंट टेंस है, या इसके अलावा जी पास्ट टेंस है, इसी तरह से फ्यूचर टेंस है, कोई भी टेंस है जनाब, उसमें अगर आप देखें, इफ़ यू डाइव डीपली इन दीज टेंसेस, तो हर टेंस की 4 टाइप्स हैं। वेराज फ्यूचर के अंदर चौथी टाइप का क्या मामला है, ज़ाहिर है जब हम फ्यूचर टेंस की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे। तो 4 सब टाइप्स होती हैं हर टेंस की। मिसाल के तौर पर जो है पहली जैसे टाइप है प्रेजेंट के साथ इंडेफिनेट, और दूसरी टाइप है जी आपकी कंटिन्यूस, तीसरी टाइप फिर आ जाती है जी परफेक्ट, और चौथी आ जाती है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जनाब 4 मेन टाइप्स हैं जी, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 टाइप्स हैं और ये हर टेंस पर एप्लीकेबल होती हैं, यानी कि पास्ट पर भी आप ये एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये देखें अप्लाई कर दिया हमने, और फ्यूचर पर भी अप्लाई कर दिया। बाकी ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस है रिगार्डिंग फ्यूचर टेंस, ये इंशाल्लाह फिर आने वाले ज़ाहिर जो लेक्चर्स होंगे जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल वो ज़ाहिर हमारा भी टॉपिक नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं टेंसेस की जो सब टाइप्स हैं, इनडेफिनेट, फिर कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें से जो इनडेफिनेट की टाइप है उसको हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्रेजेंट टेंस। इसके मैं ज़ाहिर आपको भी रूल्स भी बताऊंगा सारे, और फिर उस हिसाब से हम इसको लेकर चलेंगे जी। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जनाब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरफ आ जाते हैं। देखिए जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वो क्या करता है जनाब, ये आपके किसी आदत या मामूल को जाहिर करता है। यानी कि जो आपकी कोई हैबिट होती है, जो आप डेली या डेली ना सही हर दूसरे तीसरे दिन या वीकली अगर आप कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं, मंथली परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक बार से ज़्यादा कोई भी काम किया जाता है, तो वो मोस्टली आपका इंडेफिनेट में आ जाता है।
ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर है कि हमने सीखनी है, और मेरा ज़ाहिर है सिखाने का अपना एक तरीक़ाकार है, वो हर टीचर का ज़ाहिर एक डिफरेंट तरीका ही होता है। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअली जो है ना हम इसको लेके चलें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारा जो एक यूँ कह लें कंसर्न होता है, या जो भी हमारा एक मैटर होता है, वो होता है किसी के हैबिट से, किसी की रूटीन से, यानी कि इट रिलेट्स टू हैबिट और रूटीन ऑफ एनीबॉडी। बस ये कि यहां पर हम रोक देते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर कैसे होगा देखें। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो हम कहते हैं कि जैसे ही गोज टू कॉलेज, आई ऑफर माई prayers 5 times a day, she works in this office। अब ये सारे जुमले जो है ना, ये कोई आदत या मामूल ज़ाहिर करें कि ही गोज़ टू कॉलेज। अब ये मैं नहीं यहाँ लिख रहा कि डेली या वट एवर, या ही गोज़ टू कॉलेज ऑन टाइम या रेगुलरली वट एवर। लेकिन जब मैं ये लिख देता हूँ कि ही गोज़ टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है, तो इसका मतलब ये कि वो जाता है और ये उसका मामूल है। अगर वो 6 डेज़ अ वीक नहीं जाता, 3 डेज़ अ वीक जाता होगा, 4 दिन में 1-2 छुट्टियाँ भी कर ले तो, लेकिन वो जाता है ऑफ एंड ऑन। आई ऑफर माई प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, ये भी एक ज़ाहिर है कि एक है रूटीन वर्क है। एंड शी वर्क्स इन दिस ऑफिस, ये भी एक रूटीन वर्क है और ये एक जॉब है जो कि वो कर रही है, तो वो ज़ाहिर है कि डेली जाती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली इनडेफिनेट में आ जाती हैं। अब आपके साथ रूल्स इसके मैं शेयर कर लेता हूँ क्योंकि डेफिनेटली रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जनाब यहाँ से हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाते हैं रूल्स। अच्छा जी, अब रूल्स को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स ये होते हैं कि इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जनाब इसको कर लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस, यानी कि इसमें ये चीज़ आ जाती है। और उसके बाद अगर ऑप्शनल है, आप ऑब्जेक्टिव लगाना चाहें तो ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है ना लगाना चाहें। यानी कि जो सेंटेंस की एक समझ लें कंस्ट्रक्शन है, या जो सेंटेंस का एक यूं कह लें कि पैटर्न है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंगली ये होता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया जनाब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ज़ाहिर है इससे पहले हम वर्ब की फॉर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं, और उस वर्ब की फॉर्म के साथ एस सी एस हम जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू ज़ाहिर है रूल्स। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको एस सी एस भी अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे बहुत बार गलतियाँ होती हैं एस और ई एस के अंदर, और इवन छोटे बच्चों के अलावा भी मतलब बड़े लोग भी कई बार एस सी एस में गलतियाँ कर जाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, उसके साथ एस सी एस लग जाता है, यानी एस और ई एस। ये नहीं है कि एस और ई एस दोनों लगेंगे, मतलब वो अकॉर्डिंग टू यानी होता है। और प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई इशू नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आई ईट। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बता रहा आई ईट एप्पल या आई ईट डेली या वट एवर, मतलब मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं खाता हूँ बस। ही ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स। अभी देखें यहाँ पे ड्रिंक्स है और यहाँ पे भी ड्रिंक्स है, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स है, मतलब वो बोतलें पीता है या कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, लेकिन ये अलग चीज़ है, ये वर्ब में नहीं आएगा। ये वर्ब है, इसके साथ एस लग गया ड्रिंक के साथ। तो इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ एस सी एस जो मामला बनता है, और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है जी, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स के वो क्या पीता है। इसी तरह शी विजिट्स द स्कूल वंस अ वीक, वो हफ्ते में एक बार स्कूल का विजिट करती है। अब देखें शी जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और प्लस अगर देखें इसके साथ मैं यहाँ प्लस डाल देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस इसमें कर दिया एस। ठीक है जी, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वर्ब हमने अलग कर दिया है। और उसके साथ ये जो चीज़ है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया साथ, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्कूल के। उसने किस चीज़ को ऑब्जेक्ट विजिट करती है, वो है स्कूल। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस जो भी आता है ज़रा अकॉर्डिंग टू
सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ये वाला जो सब्जेक्ट होता है कि आपने वर्ब के साथ एस लगाना है या ई एस लगाना है या नहीं लगाना, फ़र्ज़ करें नहीं भी लगाते बाज़, तो ये इसके साथ आ गया। और ये ऑब्जेक्ट आ गया कि वो कहाँ विज़िट करती है, वो स्कूल का विज़िट करती है हफ्ते में एक बार। सो ये चीज़ आ गई है। इसी तरीके से दे प्ले क्रिकेट, अभी देखें यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस आ गया जनाब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस सी एस इसमें हमने नहीं लगाया क्योंकि जाहिर है कि ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि क्यों नहीं लगाना, और ये ऑब्जेक्ट है जी, साथ में ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं बता चुका हूँ, ये फॉर्मेट है जी, सादा सा फॉर्मेट है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब के साथ एस सी एस हम ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, लेकिन वो डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात हम नहीं भी लगाते। और ये इंशाल्लाह रूल अगले लेक्चर में मैं आपको क्लियर यकीनन करूँगा, फिर हम आगे कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। और साथ में ऑब्जेक्ट बाज़ औक़ात होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता है, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जैसे अब ये देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तब भी ये इंडेफिनिट है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना इसको क्वालिफाई करना चाहिए, इसको ये चीज़ इसकी ऑप्शनल है ऑब्जेक्ट वाली। सो ये जनाब है आपके टेंसेस। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टेंस जो है ना उसको मुकम्मल करें, उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। और बाकी इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।